नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो और चाहे आपका इसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाला जो एग्ज़ाम है, या फिर कह सकते हैं कि DT+B वाला है, या फिर जैसे कि आपको पता ही है स्टेट जो है, इसका भी हाल ही में जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। तो ये जो हम यहाँ पर आपके भाषा विज्ञान से जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर 68 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किया था, और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। उसको अगर आप देखना चाहते हैं इनसे पहले वाले क्वेश्चनों को, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अधोलिख अंकितेषु केन से कस्य संबंध है। यहाँ पर तो आपने इसका संबंध बताना है कि किसका किसके साथ है। अब यहाँ पर ये जो जैसे योगात्मक भाषा आया है, श्लिष्ट योगात्मक है, प्रश्लिष्ट है, अश्लिष्ट है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये इसके अंतर्गत कौन कौन सी, किसके अंदर कौन सी भाषा आती है। तो यहाँ पर जो भाषाओं के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसे ज़्यादा दो भागों में बांटा गया था। एक तो था आकृति मूलक में, आकृति मूलक वर्गीकरण में, और जो दूसरा था ये था पारिवारिक ऐतिहासिक वर्गीकरण में। तो इस प्रकार से भाषाओं का ये वर्गीकरण हुआ था। अब जो यहाँ पर ये आकृति मूलक जो भाषाएं हैं इनके बात करें हम, तो जो आकृति मूलक जो भाषा है इनको दो भागों में बांटा गया है। इनको बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से? एक तो है अयोगात्मक भाषा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाला लिखा गया है, और दूसरी है योगात्मक, दूसरी है योगात्मक। उसके बाद जो ये योगात्मक है ये वाला, इसको तीन भागों में बांटा गया था। तो इसको बांटा गया था तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से थे? एक तो था अश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा था श्लिष्ट योगात्मक, और तीसरा था प्रश्लिष्ट योगात्मक। और जो ये इनकी भी बात कर लेते हैं, जो अश्लिष्ट योगात्मक है, इसको आगे फिर जो चार जो भाग हैं उसमें बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं? जैसे एक तो हो गया पूर्व योगात्मक, उसके बाद हो गया मध्य योगात्मक, उसके बाद हो गया अंत योगात्मक, और पूर्व योगात्मक। तो यह है पूर्व योगात्मक। तो इस प्रकार से अश्लिष्ट योगात्मक के भाग थे। और उसके बाद जो ये श्लिष्ट था, श्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट जो है इसके भी दो भाग थे। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो था अंतर्मुखी श्लिष्ट, और एक था बहिर्मुखी। एक तो था अंतर्मुखी और एक था ये बहिर्मुखी। अब जो आगे ये जो अंतर्मुखी है, ये जो अंतर्मुखी है, इसके भी आगे दो भेद हो जाते हैं। कितने? इसके भी आगे दो भेद हो जाते हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? दो भेद है, एक तो है संयोगात्मक और संयोगात्मक और वियोगात्मक। ये जो संयोगात्मक है, ये संयोगात्मक अंतर्मुखी, जिसमें अरबी भाषा आ जाती है। कौन सी? अरबी। और जो ये वियोगात्मक अंतर्मुखी है, वियोगात्मक अंतर्मुखी, इसमें आ जाती है हिब्रू भाषा। अब जो यहाँ पर ये जैसे थे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो भाग, जो बहिर्मुखी हैं इसके भी दो भाग हैं, इसके भी दो भाग हैं।
एक तो है संयोगात्मक बहिर्मुखी और वियोगात्मक बहिर्मुखी। जो ये संयोगात्मक है इसमें आ जाती है संस्कृत, और जो वियोगात्मक है इसमें आ जाती है हिंदी। अब जो हम यहाँ पर ये प्रश्लिष्ट जो था, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था इसके भाग, तो इसके दो भाग जैसे कि हमने किए थे, अयोगात्मक और योगात्मक। अब जो ये उसके बाद इसके जो ये प्रश्लिष्ट जो भाग किए थे हमने योगात्मक में, क्योंकि भाषा के दो भाग थे, अयोगात्मक योगात्मक। योगात्मक के आगे तीन भाग हो गए थे, ये वाले अश्लिष्ट, सलिष्ट और प्रश्लिष्ट। अब जो ये प्रश्लिष्ट जो है इसके भी क्या है, दो भाग हैं, इसके भी दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो इस प्रकार से भाषाओं को बांटा गया है। तो ये तो था भाषाओं को बांटा गया है किस तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है जो ये अयोगात्मक वाला है, अयोगात्मक भाषा क्या है। तो इस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता। जैसे कि आप इसकी संधि करोगे अयोगात्मक मतलब जिसमें योग न हो, तो इस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता, अर्थात संबंध तत्वों उपसर्ग प्रत्ययों को जोड़ करके शब्द नहीं बनाए जाते, अपितु सभी शब्द जो है वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे राम प्लस में टा, यह आता है, जैसे राम प्लस में टा, तो तृतीय भक्ति में है ये टा, आपने पढ़े होंगे सु अवजस वाले। तो ये जो टा जो है तृतीय में है, और क्या इसका क्या बनता है, रामेण रूप बनता है इसका। लेकिन हिंदी में राम से दोनों शब्द अलग अलग है, परंतु यह भी योगात्मक है। और इस वर्ग की जो प्रतिनिधि चीनी, अनामी, सूडानी, बर्मी, तिब्बती, श्यामी आदि भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो भाषा है ये भी इसमें आती हैं। और अयोगात्मक भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों के निर्धारण में आधार का काम वाक्य में उस शब्द के स्थान, शब्द के साथ प्रयुक्त निपात, उदात्त आदि स्वर इनको कहते हैं। जैसे स्थान के आधार पर अर्थ निर्णय, जैसे नगो है, क्योंकि यह अलग दूसरी भाषाएं हैं, तो जैसे ये नगो है इसको कह देते हैं माँ माँ। ऐसे ही नी है, नी, इसको कह देते हैं तू। तो इस प्रकार से ये तो थी आपकी अयोगात्मक। और फिर आगे जो योगात्मक जो भाषा है इसको तीन भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी, एक तो थी अश्लिष्ट, ये तो श्लिष्ट है, अश्लिष्ट, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य और पूर्व अंत योगात्मक, जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें ये पढ़ा था। तो जो योगात्मक को बांटा गया था। अब जो अश्लिष्ट योगात्मक क्या होता है, इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय तत्वों का योग तिल और तंडुलवत होता है, अर्थात मिले हुए होने के बाद भी दोनों स्पष्ट होते ही इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। और जैसे ये यहाँ पर श्लिष्ट है, श्लिष्ट क्या होता है, प्रकृति के साथ प्रत्यय का अत्यंत श्लेष अथवा अत्यंत संयोग, जिससे प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव हो, और जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय को अलग अलग पहचानना भी दुष्कर हो जाता है। तो वैसी भाषाएं इसमें आती हैं, जैसे संस्कृत हो गई, ग्रीक, लैटिन, अरबी, ये भाषाएं जाती हैं। और जो ये श्लिष्ट योगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक जो है इसके दो भाग हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जैसे कि हमने ये जो यहाँ पर पढ़ा था। और जो प्रश्लिष्ट होता है, ये जैसे यहाँ पर आया प्रश्लिष्ट, इसमें प्रकृति एवं प्रत्यय की अलग अलग कल्पना करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ये समास प्रधान भाषाएं कही गई है और इसमें अनेक प्रकृतियाँ एक साथ प्रश्लिष्ट रहती हैं। उत्तरी अमेरिका की चेराकी, ग्रीनलैंड की एस्किमो और पिरेनीज पर्वतमाला की बास्क भाषाएं इसी वर्ग में आती हैं। इसके भी आगे दो विभाग माने गए हैं, पूर्व प्रश्लिष्ट जिसमें चेराकी आ जाती है भाषा, और आंशिक प्रश्लिष्ट जिसमें बारक आ जाती है। तो वैसे तो ये बहुत लंबा जो है टॉपिक हो जाता है, हमारे द्वारा पहले भी कराए गए थे, अगर आप देखना चाहते हैं तो
जो है इसको हमारे पुराने वाली जो वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन सा जो यहाँ पर सही रहेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 जो है इसको सही माना गया है। जैसे अयोगात्मक भाषा है, इसमें कौन कौन सी भाषा आएंगी, तो इसमें आएंगी ये वाली तिब्बती भाषा और ये हिंदी हो गई। श्लेष्ठ योगात्मक, श्लेष्ठ योगात्मक जो है इसमें कौन सी आएगी, इसमें ये वाली आ जाएगी संस्कृत। प्रश्लिष्ट जो है इसमें कौन सी आएगी, तो इसमें आएगी ये वाली चेराकी। और अश्लिष्ट योगात्मक कौन सी आएगी, तो इसमें जो अब एक बच गई तुर्की, तो ये वाली जो है इसमें आ जाएगी। उसके बाद है भाषा विज्ञान अनुसार भारोप्य परिवार से भाषा नास्ति। तो यहाँ पर भाषा विज्ञान के अनुसार भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है। तो ये जो भारोप्य परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है, अरमानी, मय, तोखारी या फिर इटालिक। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये जो मय जो है यही इसमें नहीं आती है। भारोप्य क्या है, भारोप्य इस परिवार की भाषाएं भारत, उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला आदि जो भाषाएं हैं ये आधुनिक भाषाएं इसी प्रकार की है। और इस परिवार की 2 मुख्य शाखाएं भी हैं, भारोप्य शाखा और भारत ईरानी शाखा। भारोप्य भाषाओं को भी मुख्य रूप से 2 जो वर्ग है उसमें बांटा गया है, शतम वर्ग और केंटू वर्ग। कल वाली जो वीडियो थी इसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। प्रतिनिधि भाषा के रूप में लैटिन तथा अवेस्ता को आधार बनाकर सौ के वाचक शब्दों की सहायता से अपने निष्कर्म को प्रमाणित किया गया है। सौ को अवेस्ता में शतम और लैटिन में केंटुम कहते हैं। जैसे कि हमने कल वाला जो उसमें पढ़ा था, जैसे ये 100 है, संस्कृत में हम इसे शतम कह देते हैं और हिंदी में हम 100 कह देते हैं। तो ये जो है ये आते हैं संस्कृत वाले आपके शतम जो वर्ग है इसमें। जैसे संस्कृत में हम शतम, हिंदी में 100 और अवेस्ता में शतम, फारसी में शत या सद कह देते हैं, स्लाविक में रूसो अर्थात स्तो कह देते हैं, बाल्टिक में जिमतस और लोथियानियन में सिमतास कह देते हैं। और जो केंटुम वर्ग है इसमें लैटिन में जो हम इस केंटुम बोलते हैं 100 को, और ग्रीक में हेकातोन, जर्मनिक में हुंद, कैल्टिक में केत, तोखारी में कंद, आयरिश में केत। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी में जो हम 100 कहते हैं ये केंटुम वर्ग में हम कहते हैं, केंटुम वर्ग में। जैसे संस्कृत में तो हम शतम कहते हैं तो ये शतम वर्ग में है, और अंग्रेजी में जैसे हम 100 कहते हैं, हुंड या 100, तो ये केंटुम वर्ग में है। तो यहाँ पर भाषा विज्ञान के अनुसार भारोप्य भाषा नहीं है, जो ये ऑप्शन बी में आई है, तो ये इसमें नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मान्यते। आकृति मूलक जो वर्गीकरण है इसमें हिंदी भाषा को माना गया है। प्रश्लिष्ट, बहिर्मुखी, श्लिष्ट, बहिर्मुखी, वियोगात्मक, श्लिष्ट, श्लिष्ट कौन सी वाली है आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा को। और जैसे कि हमने क्वेश्चन में शुरू में पहले वाले में पढ़ा था, आकृति वर्गीकरण के आधार पर भाषा को 2 भागों में बांटा गया था, अयोगात्मक, योगात्मक। अयोगात्मक जो इसमें चीनी तिब्बती आ जाती हैं, और जो योगात्मक है इसमें अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, तो इस प्रकार से इनको बांटा गया था। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा को जो माना गया है, जो ये ऑप्शन बी में है, तो श्लिष्ट बहिर्मुखी जो है यहाँ पर इसको माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, ये तो जैसे यहाँ पर ये इसमें वियोगात्मक है, वियोगात्मक में तो चलो हिंदी आ गई,
अगर ये संयोगात्मक होता, संयोगात्मक इसमें कौन सी होती, तो फिर इसमें आती है संस्कृत। नेक्स्ट है अभिनिहित स्वरित भेदास्ति। आश्रित स्वरित जाति तैरो विराम या स्वतंत्र, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन डी में है तो ये है स्वतंत्र स्वरितस्य है। उसके बाद है अधोलेखितेषु अर्ध विस्तारस्य उदाहरणं नास्ति। तो यहाँ पर अर्थ विस्तार का एक उदाहरण नहीं है। गवेषणा तैलम प्रवीण या श्राद्ध है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है तो ये श्राद्ध है, ये नहीं है, जबकि गवेषणा तैलम प्रवीण इन सभी को अर्थ विस्तार का उदाहरण माना गया है। उसके बाद जाता है यहाँ पर त्वर्ग ध्वनि नाम परिवर्तन करना है। तो किसके अनुसार, ग्रिम जो नियम है उनके अनुसार। हमने कल वाली वीडियो में भी ग्रिम का जो नियम है उसको किया था। तो त वर्ग की जो ध्वनि है उनका परिवर्तन किस में होगा, तो इसमें कौन से में होगा, और यहाँ पर देखें ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, तो एक त्रिभुज है, इसके आधार पर हम समझ लेते हैं। जैसे ये आ जाते हैं वर्ण आपके क त प, इनका जो परिवर्तन है ये कैसे होगा, क को हम नेक्स्ट में ख में, त को थ में और प को फ में बदल देते हैं। फिर यही वाला जो क्रम है ये कैसे चलता है, ये तीसरे ये इससे अगले वाले में हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, ग क ख ग त थ द और प फ ब। फिर यही उसके बाद इससे आगे वाला क्रम होगा। तो ये तीसरे के बाद पहले में परिवर्तन होता है। और ये जो ख है इसको जो चौथा जो वर्ण है दूसरा चौथा, उसमें भी ये परिवर्तन होता है। तो जैसे इसका त थ और ध, त थ द ध, ऐसे ही इसका फ का है प फ ब भ, और ऐसे ही ख का है क ख ग घ। तो इनमें भी जो इनका परिवर्तन होता है। तो ग्रिम नियम जो है उनके अनुसार तवर्गीय ध्वनि का जो परिवर्तन होगा किस में होगा, ता को था में। जैसे कि हमने कल वाला पढ़ा था उसमें एक दधामी जो आया था जिसमें दो एक जैसे हों, तो पहला वाला जो है द इससे पहले वाले में बदल जाता है दा में। तो धा किस में बदलेगा, दा में, और दा किस में बदलेगा, ता में। उसके बाद है अधोलिखितेषु केंटुम वर्ग नास्ति। तो यहाँ पर केंटुम जो वर्ग है इसमें नहीं है। जर्मन, फ्रेंच, रूसी या ग्रीक भाषा, तो केंटुम वर्ग में नहीं है, और जो ऑप्शन बी में है तो ये रूसी भाषा है। जबकि जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक ये केंटुम जो परिवार है इसके अंतर्गत आती है। और यहाँ पर जो इनके हम परिवारों की बात करें तो इनको जो 18 जो परिवार है 18 परिवारों में बांटा गया है। कौन कौन से, जैसे भारतीय यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, बरोस्की, यूराल अल्ताई परिवार, काकेसी, चीनी, जापानी कोरियाई, अति उत्तरी परिवार, बास्क, शामी, सूडानी, बंतु, होंतोत बुस्मैनी, मलय बहुद्वीपीय, पापुई, ऑस्ट्रेलियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, अमरीकी। तो इस प्रकार के 18 जो परिवार है इनमें बांटा गया है। उसके बाद है अनुकरण सिद्धांत से समर्थक मुख्यतः अस्ति। अनुकरण सिद्धांत के समर्थक हैं यहाँ पर अरस्तु, क्रोचे, लॉन्जाइन्स या फिर प्लेटो। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये अरस्तु है। लाइजोन्स इनको माना गया है उदात्तवाद के लिए।
ये है उदात्तवाद के लिए। और जो क्रोचे हैं इनको जाना जाता है अभिव्यंजनात्मक वाद के लिए। प्लेटो को अनुकरण सिद्धांत के लिए, अरस्तु को भी अनुकरण सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और ये जो अरस्तु है ये अनुकरण के अतिरिक्त रेचन सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा भाषा नाम शतम वर्ग से विकृत है, लैटिन, संस्कृत, ग्रीक या फिर फ्रेंच। तो भाषाओं में शतम वर्ग को स्वीकार किया गया है। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला इसमें रहेगा, तो इसमें क्या है, इसमें आ जाता है संस्कृत। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा प्रवीण है इति पदम कयो उदाहरण वर्तते। जो प्रवीण जो है यहाँ पर ये उदाहरण है। अर्थ संकोच, अर्थ परिवर्तन, अर्थ विस्तार या फिर अर्थ हान का। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो यहाँ पर बी और सी को माना गया है। तो ये अर्थ परिवर्तन और अर्थ विस्तार का उदाहरण है। अर्थ परिवर्तन की जो दशाएं हैं प्रकार, इनको किन किन मतलब अर्थ परिवर्तन की जो दशाएं हैं, अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है अथवा उसके कितने प्रकार हैं। तो इस पर सबसे पहले जो फ्रांसीसी भाषा विज्ञानवेत्ता थे ब्रील, इन्होंने विचार किया था और उन्होंने 3 दिशाओं की खोज की थी, जिसमें एक तो यही आ जाती है अर्थ संकोच, एक आ जाती है अर्थ विस्तार और एक आ जाती है अर्थ आदेश। अर्थ आदेश, अर्थ आदेश। अर्थ विस्तार जो है इसका मतलब है अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तार पा जाना। इसलिए प्रवीण पद अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत अर्थ विस्तार का उदाहरण है। प्रवीण मूलतः वीणप जाने में पटुः, प्रकृष्ट, वीणायाम, अब किसी कार्य को करने में प्रवीण से लिया जाता है। तो ये जो है आप बी और सी जो है इसका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा मृगाक्षी शब्द विद्यमान, मृग इति शब्द है उदाहरण विद्यते। तो यहाँ पर ये उदाहरण है मृग। अर्थ आदेश, संकोच, विस्तार या अर्थ आगम का। तो किसका उदाहरण है ये? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये अर्थ संकोच जो है उसका उदाहरण है। यह अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा होता है। इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत रहती है फिर संकोचित हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये मृग है, इसका अर्थ होता है पशु और शिकार का वाचक मृग या तथा पशुओं के राजा सिंह के लिए मृगराज के प्रयोग में मूल अर्थ आज भी सुरक्षित है, किंतु आगे चलकर इस शब्द के अर्थ में संकोच हो गया और सभी पशुओं का वाचक शब्द मृग केवल हिरण का वाचक हो गया। तो यही है हर अर्थ संकोच। पहले क्या है, जो ये शिकार करना या शेर वगैरह जो उनके लिए इसके प्रयोग कर देते थे इनका शब्द का, लेकिन अब जो मृग है इसका जो अर्थ है सिर्फ हम अब हिरण से ही लगाते हैं। तो वस्तुतः अर्थ संकोच में सामान्य से परिवर्तित होकर विशेष हो जाता है। मृग सामान्य पशु से विशेष पशु हो गया है। और जैसे इसके अन्य उदाहरणों की अगर हम बात करें तो अर्थ संकोच के, जिसमें सरसिज, महापात्र, भारिया, गौ, श्राद्धम, मनुष्य, तो ये भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले जो कुछ ऐसे शब्द थे जिनके लिए हम और शब्द का और के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन आज वो क्या है सिर्फ उसी एक के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भाषा के आकृतिमूलक वर्गीकरण के अंतर्गत यही विभाग आता है।
ग्रीक, योगात्मक, तोखारियन या भारतीय रानी। तो भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत यह विभाग आता है और जो कौन ऑप्शन यहाँ पर सी में आया है तो ये योगात्मक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशा है। अर्थ, विस्तार, विस्मीकरण, नम्रता प्रदर्शन या कोई सा भी नहीं। तो अर्थ परिवर्तन की दिशा है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो ये विस्मीकरण है। उसके बाद आ जाता है यो हे हो वाद किस प्रसंग में आया है। ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, भाषा का उद्भव या अर्थ परिवर्तन के कारण। तो यो हे हो वाद का जो संबंध है ये ऑप्शन सी से है। तो ये भाषा का जो उद्भव है उससे माना गया है। उसके बाद आ जाता है अपभ्रंश। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, नवीन भारतीय आर्य भाषा या द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो ये अपभ्रंश का जो संबंध है ये जो है मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उससे माना गया है। सबसे पहले क्या है, संस्कृत का विकास हुआ था और एग्ज़ाम जो है इसमें ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है कि सबसे पहले कौन सी थी उसके बाद कौन सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ही आ चुका है। तो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा का विकास हुआ, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद अवहट, ये वाली जो है अव ह और ट, अवहट, तथा सबसे अंत में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो सबसे पहले कौन सी थी, संस्कृत। उसके बाद कौन सी आई, पाली आई। पाली के बाद कौन सी आई, प्राकृत आई। प्राकृत के बाद कौन सी आई, अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद अवहट आई। अवहट के बाद कौन सी आई, हिंदी आई। तो ये वाला जो क्रम है कई बार पहले भी जो एग्जाम में ये आ चुका है। उसके बाद आ जाता है सौर श्रेणी, इसके अंतर्गत है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या पैशाची के अंतर्गत। तो सौर श्रेणी किसके अंतर्गत है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो ये प्राकृत के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत कई तरह की भाषाएं आती हैं जिसमें महाराष्ट्रीयन हो गई और प्राकृत हो गई। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषास्त्र, पाणिनि संस्कृतम, वैदिक संस्कृतम, नाट्यगतम संस्कृतम या फिर प्राकृत गर्भ संस्कृतम। तो प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषास्त्र, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये माना गया है वैदिक संस्कृत को। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप जो ऋग्वेद है इससे हमें प्राप्त होता है और इनका जो समय है ये जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो विकास क्रम है इनके अनुसार दो जो भागों में बटी हुई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। उसके बाद है धर्म का दम होना, ये किसका उदाहरण है, तालव्य नियम, समीकरण, सादृश्य या विस्मीकरण का। तो धर्म का दम होना किसका उदाहरण है और ये माना गया है जो ऑप्शन सी में आया है। तो ये जो है समीकरण जो है इसका उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सफोट आश्रित काव्य सिद्धांत है, रीति, अलंकार, रस या फिर ध्वनि ही। तो स्फोट आश्रित काव्य सिद्धांत, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन डी में तो ये ध्वनि है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट भारतीय भाषाया वर्गाणाम प्रथम वर्ण है पार्शिक भाषायाम तृतीय वर्ण भवति कथम। ये कैसे है कि भारतीय भाषाया वर्गाणाम प्रथम वर्ग पारसी भाषायाम तृतीय वर्ग भवति, कि ये प्रथम वर्ग जो है भारतीय वर्गों का ये पारसी में तीसरा वर्ग है, क्यों, कैसे है। तो यही जो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, जैसे पितृ है इसका पितर, भ्रातृ का भ्रातर, मातृ का मादर, ऐसे ही मातृ का मातर।
तो ये जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी वाला, मातृका मादर। तो ये जो भारतीय आर्य भाषा का जो वर्ग है इसमें जो प्रथम वर्ण होगा पारसी में वो तीसरे वर्ण में चला जाएगा। जैसे मातृ है तो त था दा, मदर। उसके बाद है भाषा विज्ञान यो है सिद्धांत कस्मिन् प्रसंगे प्रवृत्त है। भाषाणां वर्गीकरणे ध्वनि वाक्य या भाषाया उत्पत्तौ। तो यो है हौ सिद्धांत, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो ये भाषा की उत्पत्ति से है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, संस्कृतस्य भाषा परिवार कथ्यते। संस्कृत का भाषा परिवार कहा गया है भारतीय है, भारोपीय, आर्य द्रविड़ या फिर आर्यवर्ती हैं। तो संस्कृत का भाषा परिवार कहा गया है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये भारोपीय है। भारोपीय परिवार से जो आशय उन समस्त भाषाओं से लिया गया है जो प्राचीन भारत यूरोपियन मूल भाषा से निकली है, और इसके मुख्य क्षेत्र भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान इत्यादि अनेक भाग में हैं। और इस परिवार की दो मुख्य शाखाएं हैं, भारोपीय शाखा और भारत ईरानी शाखा। उसके बाद है संस्कृतस्य सहभाषे आस्ताम। उर्दू हरियाणवी, पाली प्राकृत, सिंधी पख्तूनी हैं, डोगरी पेशाची हैं। तो संस्कृत की जो सहभाषा यहाँ पर मानी गई है। आस्ताम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर दो भाषाओं के बारे में पूछा गया है। आसित आस्ताम आसन आपने धातुएं पढ़ी होंगी तो उसमें आ जाता है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये पाली प्राकृत है। तो संस्कृत की सहभाषा के रूप में पाली और प्राकृत जो भाषा यहाँ आ जाती है, क्योंकि पाली प्राकृत संस्कृत इनका क्रम ऐसे ही जा मिलता है। पाली प्राकृत जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन आया था उसमें इनका क्रम पड़ा था। उसके बाद है सूर्य पदस्य सुसज्जहिति परिवर्तन कारणम अस्ति। आगम है, लोप है, स्थान परिवर्तन या सरलीकरण। तो सूर्य पद का सुसज्जो परिवर्तन कारण जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये स्थान परिवर्तन का कारण है। सूर्य है ये संस्कृत भाषा का है, जबकि ये जो सुसज्जो जो है ये जो प्राकृत है, प्राकृत में है, प्राकृत भाषा जो होती है उसमें है। ये जैसे संस्कृत में हो गया, ये प्राकृत में हो गया। उसके बाद है समास संबुद्धि इति पाली प्रयोगस्य पूर्व रूपम अस्ति। सम्यक संबुद्धि, सम्यक सिद्धि, सम्यक तराबुद्धि या सम्यक संबोधनम। तो यहाँ पर समास संबुद्धि इति पाली प्रयोग पूर्व रूपम, और इसका जो यहाँ पर पूरा जो रूप है ऑप्शन ए वाला है। तो ये सम्यक संबुद्धि है। सम्यक संबुद्धि जो है संस्कृत रूप है, जबकि समास संबुद्धि ये पाली भाषा में है। तो ये जैसे समास जो है ये किस में है, ये पाली जो है पाली भाषा में है, और ये सम्यक संबुद्धि ये किस में है, तो ये आ जाता है संस्कृत में। ये संस्कृत में है, ये संस्कृत में हो गया, और ये पाली जो है इसमें हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है युग आश्रित निर्धारण पाली भाषा अस्ति। प्राचीना, मध्ययुगीना, अर्वाचीना या फिर आधुनिकी। तो युग आश्रित निर्धारण पाली भाषा अस्ति, और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन सी को यहाँ पर माना गया है। तो ये मध्ययुगीन भाषा है, अर्थात युग निर्धारण के आधार पर मध्य युग की भाषा जो है ये पाली भाषा है। उसके बाद है भाषा नाम पारिवारिकम वर्गीकरणम मन्यते। तो भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण माना गया है, सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक या मानवीय वर्गीकरण। तो भाषा नाम पारिवारिक वर्गीकरण, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो ये ऐतिहासिक वर्गीकरण है। तो विषयों की जो भाषा हैं इनके आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, और यह वर्गीकरण अधिक मनोवैज्ञानिक सिद्ध हुआ है। रूपात्मक वर्गीकरण या आकृतिमूलक वर्गीकरण ये पारिवारिक वर्गीकरण है। उसके बाद है आर्य भाषा परिवार गणिता भाषा नास्ति। तो जो आर्य भाषा परिवार है इसमें नहीं आते हैं। पाली, तमिल, प्राकृत या महाराष्ट्री। तो आर्य भाषा जो परिवार है इसमें नहीं आती है, और इनमें कौन सी है? और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो सी वाली है तमिल, ये नहीं आती है।
बहुरूपीय परिवार विश्व की भाषाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवार माना गया है। और बहुरूपीय परिवार से जो आशय है उन समस्त भाषाओं से जो प्राचीन भारत यूरोपियन मूल भाषा से निकली है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, भाषायाम ध्वनि परिवर्तन से कारणम नास्ति। भाषा में ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है, शुद्ध उच्चारणम वर्ण विप्रिय है, स्वराघात या प्रथन लाघवम। तो भाषायाम ध्वनि परिवर्तन से कारणम नास्ति, तो ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। और कौन सा है, जो ये ऑप्शन ए में है, तो ये शुद्ध उच्चारण है। जबकि स्वराघात, वर्ण विप्रिय, प्रथन लाघव ये ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और प्रथन लाघव से तात्पर्य कम परिश्रम से अधिक लाभ होना, अर्थात कुछ शब्दों या अर्थों को इस प्रकार उच्चारित करना कि उनको कम प्रयत्न करने पर अधिक स्पष्ट किया जा सके। उसके बाद है प्राकृते प्रायः वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णानाम तथा सल वर्णानाम परिवर्तित भवति। तो प्राकृत जो वर्ग है इनमें द्वितीय चतुर्थ वर्णानाम और जो सल है इन वर्णों का परिवर्तन विसर्जनीय, जीवमूल्य, उपमध्यमान्य या हकार है। तो इनका जो परिवर्तन है जो ऑप्शन डी में है, तो ये हकार में है। तो प्रकृत भाषा में जो द्वितीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग एवं सल वर्णों का ह में परिवर्तन होता है, इनका वर्णन भाषा विज्ञान में हमें मिलेगा। उसके बाद है पुहुवी इति प्राकृत शब्दस्य संस्कृत मूलम अस्ति। पार्थवी, पृथ्वी, पृथ्वी या पृथिव्याम। तो पुहवी का प्राकृत में, पहवी इति प्राकृत शब्द से संस्कृत मूलम। तो संस्कृत में क्या होगा इसका, पुहवी का। संस्कृत में इसका जो कह देते हैं तो पृथ्वी हम कह देते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो प्राकृत भाषा में हम पुहवी कहेंगे, जिसे संस्कृत में पृथ्वी कहा जाता है। उसके बाद है पसपसा इति उच्यन्ते। ये जो पसपसा आया है ये पासः, वर्णः, पशुः या भाषा है। तो पसपसा जो यहाँ पर आया है इसको वर्ण कहा गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। उसके बाद आ जाता है लिखित भाषा स्वरूपेषु प्राचीनतम अस्ति। तो यहाँ पर प्राचीनतम है वैदिक संस्कृतम, अपभ्रंश, पाली या लौकिक संस्कृतम। तो यहाँ पर इसमें हम देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसमें माना गया है। तो लिखित भाषा स्वरूप में वैदिक संस्कृत प्राचीनतम है और लिखित भाषा स्वरूप में वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन है। उसके बाद है मध्यकालीन आर्य भाषा नास्ति। अपभ्रंश, प्राकृतम, पाली या बांग्ला। तो मध्यकाल की आर्य भाषा नहीं है, जो ऑप्शन डी में आई है, तो ये बांग्ला है। उसके बाद आ जाता है क नियम ग द भ इति व्यंजनानि क्रम अनुसार क त प इति व्यंजन प्रवर्तित है। तो ये जो ग द ब जो है, ग द ब, इनका जो परिवर्तन हुआ है क त और प में, तो ये कौन से नियम के अनुसार होता है। अब जैसे कि आपने उसमें पहले भी जा त्रिभुज बनाकर आपको बताया था, तो क त प, फिर ये अगला वर्ण था क थ प के बाद क्या होता है प, और यहाँ पर क्या इसका तीसरा क ख ग, त थ द और प फ भ, प फ ब। तो इनका फिर ये वाला परिवर्तन है, जैसे ये ब है क द ब को क त प में, ये तो कौन से नियम के अनुसार है ये। तो इनमें जो नियम था ये ग्रिम वाला नियम था, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है देवनाम प्रिय है अर्थ परिवर्तनम लभते। धार्मिक, मूर्ख, धर्मगुरु या सभ्यतार्थ में। तो यहाँ पर देवनाम प्रिय है और इसमें जो अर्थ परिवर्तन होगा जो ऑप्शन सी में है, तो ये मूर्ख अर्थ में है। देवताओं के प्रिय है, बकरा और मूर्ख यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। उसके बाद है अवेस्ता
भारोपीय परिवार से क्या शाखा संबंध अस्ति। तो अवेस्ता जो है भारोपीय परिवार की कौन सी शाखा से संबंधित है? भारतीय रानी, हिती, ग्रीक या तोखारी शाखा से, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो भारतीय रानी शाखा से है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु का भाषा केंटुम वर्गे नहीं आयाति। तो केंटुम जो वर्ग है इसमें नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा था केंटुम और शतम, इन दो वर्गों में जहाँ इनको भाषाओं को बांटा गया था। तो ये जो केंटुम वर्ग है इसमें नहीं आती है, तो ये कौन से वाली है? और यहाँ पर जो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है रूसी, ये इसमें नहीं आती है, क्योंकि रूसी जो है, रूसी हो या स्लाविक, ये वाली स्लाविक, तो इसे जो है शतम वर्ग में हम स्तो कह देते हैं। जैसे संस्कृत में शतम कह देते हैं, ऐसे ही इसे शतम वर्ग में सौ को हम स्तो कह देते हैं रूसी भाषा में। तो ऐसे ही जो यहाँ पर ये केंटुम वर्ग है इसमें एक नहीं है, जो ये रूसी वाली है। केंटुम वर्ग जो है इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, कैल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी, तो ये वाली जो है इसमें आ जाती हैं। तो शतम में संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी, लुथियानियन ये आ जाती है। और फिर जो ये केंटुम होगा इसमें लैटिन, ग्रीक, कैल्टिक, तोखारी, गाथिक, जर्मनिक, फ्रेंच, इटालियन ये वाली आ जाती है। उसके बाद है अर्थ संकोच से उदाहरण अस्ति। प्रवीण है, असुर है, तैलम या सरसीजम। अर्थ संकोच का उदाहरण कौन सा है? इसका जो उदाहरण है जो ऑप्शन डी में है सरसीजम। शब्दों की इनका जो अर्थ है क्या है, संकुचित आधार सीमित हो गया है, और शब्दों की उत्पत्ति का आधार दूसरा है और प्रयोग का आधार दूसरा। लोक व्यवहार के आधार पर ही इनका प्रयोग होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं। जैसे प्रथनाथ है, प्रथनाथ पृथ्वी, फैली होने के कारण पृथ्वी नाम पड़ा, और फैली हुई चादर, तंबू, सामियाना को पृथ्वी नहीं कहेंगे। सरसीजम है, जैसे उदाहरण है कीचड़, जल तालाब में होने वाला, लेकिन यह कमल अर्थ में ही रूढ़ हो गया है। तो सरसीजम का वैसे तो ये कीचड़ से भी संबंध है, जल से भी है, तालाब से भी है, लेकिन हाँ यहाँ पर सरसीज का जो अर्थ है ये कमल से लिया गया है। तो मछली, काई, कीड़े आदि को हम सरसीज नहीं कह सकते हैं। तो यह संकोच जो है इसका उदाहरण यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है अर्थ आदेश का उदाहरण है। देवनाम प्रिय है, गवेषणा, प्रवीण है या कुशल है। और इसका जो आया है ऑप्शन ए वाला, तो ये देवनाम प्रिय है। जब शब्द अपने मूल अर्थ को त्याग कर दूसरे अर्थ ग्रहण कर ले तब उसे कहेंगे हम अर्थ आदेश। उसके बाद है सिंह इति उदाहरणम अस्ति। सिंह जो है ये उदाहरण है वर्ण विपर्य, वर्णागम, वर्ण लोप या वर्ण विकार का। तो सिंह जो है यहाँ पर उदाहरण है, और ये जो ऑप्शन ए में है तो किसका है, ये वर्ण विपर्य का है। भाषा विज्ञान में व्यवस्था जब किसी शब्द के वर्ण आगे पीछे हो जाते हैं और एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसे हम वर्ण विपर्य कहेंगे। जैसे हिंस शब्द, ये जो हिंस है, हिंस शब्द से बने सिंह शब्द में हुआ है। हिंस को क्या है, हिंस को ये सिंह इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। उसके बाद है भाषा या आकृति मूल के वर्गीकरण अयम विभाग अंतर्निहित है। भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण में यह विभाग है। श्लिष्ट, योगात्मक, तोखारी, भारतीय रानी या ग्रीक भाषा। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए वाला, तो ये श्लिष्ट योगात्मक विभाग है। उसके बाद है कुशल इति उदाहरणम अस्ति। अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थ आदेश या अर्थ उत्कर्ष का। तो कुशल यहाँ पर उदाहरण है, और जो ऑप्शन सी में है किसका है, ये अर्थ विस्तार का है। और अर्थ परिवर्तन जो है 3 प्रकार का माना गया है। अर्थ विस्तार जिसका उदाहरण ये कुशल हो गया, अर्थ संकोच जिसका उदाहरण जो है
समुद्र हो गया, समुद्र। और अर्थ आदेश जिसका उदाहरण असुर को माना गया है, असुर, जो पहले जो हम देवताओं के लिए प्रयोग करते थे, अब जो राक्षस हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद है भाषा आकृति मूल के वर्गीकरण न कथ्यते, रूपात्मक, पदात्मक, ध्वन्यात्मक या रचनात्मक। तो भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण में नहीं है, जो ये ऑप्शन सी वाला है, ध्वन्यात्मक। उसके बाद है कि नियमन ग द ब वर्ण क त प वर्ण रूपेण परिणमन्ति। तो ये जो वर्ण है ग द ब, इनका काता में जो वर्ण परिवर्तन हुआ है, ये कौन से नियम में है? ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर, तालव्य नियम। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है। तो ये ग्रिम जो है, ग्रिम नियम है ये। और ये जो ग्रिम है, इनका जो नियम है सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और यद्यपि ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियमों का संबंध ग्रिम से जोड़ जाता है, परंतु उसका जो सूत्र रास्क और ईरे इन्होंने पहले ही ढूंढ लिया था। और इस व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय है, इनका जो पूरा नाम है, ये जैकब ग्रिम है, जैकब ग्रिम। तो ये इनका पूरा नाम है, जैकब ग्रिम। और सन 1882 में ग्रिम ने अपने जर्मन व्याकरण के दूसरे संस्करण में इस नियम को प्रकाशित किया था। तब से ये नियम ग्रिम नियम कहलाए जाने लगे। उसके बाद है प्रयत्न लाघव इति कस्य अभ्यंतर कारणम अस्ति। तो प्रयत्न लाघव किसका अभ्यंतर कारण है? ध्वनि परिवर्तन, अर्थ, भाषा या वाक्य परिवर्तन का। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये ध्वनि परिवर्तन का है। ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है प्रयत्न लाघव, और इसे मुख सुख भी कह देते हैं। भाषा का प्रमुख तत्व ध्वनि, और ध्वनि पर दो प्रकार का जो प्रभाव ये पड़ता है, अभ्यंतर और बाह्य। उसके बाद है अर्थ विस्तार से उदाहरण वर्तते। अर्थ विस्तार का उदाहरण भार्या, मौनम, तैलम या श्राद्धम है। तो अर्थ विस्तार का उदाहरण कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये तैलम है। अर्थ विस्तार जो कुछ शब्द मूल रूप में किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे, बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया, जैसे तैलम है। सबसे पहले तिल का तेल निकला था, उसके आधार पर तैल नाम पड़ा था, और इसका अर्थ विस्तार हुआ है, और अब तेल या द्रव मात्र के लिए प्रयुक्त होने लगा है। तो तेल अब जब सभी को कह देते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, सबको तेल कह देते हैं। जैसे पहले तिल सिर्फ तिल के रूप में इसका प्रयोग होता था, तिल का तेल। अब जब कैसा भी तेल हो, द्रव, उनको हम तेल कह देते हैं। उसके बाद है कस्मात् कारणात् स्थल इति शब्दस्य थल इति उच्चारणं क्रियते। स्थल को थल जो कहा जाता है, ये आगमक के कारण है, आदि लोक के कारण है, स्वर भक्ति या भाग अतिरेक के कारण है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये आदि लोक के कारण है। कभी कभी मुख सुख, प्रयत्न लाघव या उच्चारण में शीघ्रता, स्वर आघात आदि के कारण कुछ ध्वनि का लोप होता है, और ये 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और अक्षर लोप। और ये जो आदि, मध्य और अंत, ये भी 3 प्रकार का माना गया है। आदि लोप का उदाहरण है, जैसे ये वाला है, जैसे इसी को मान लो आप, स्थल है, इसका थल है। अनाज होता है, अनाज, उसको हम नाज कह देते हैं, नाज। ऐसे ही यहाँ पर ये स्थल को थल कह देते हैं। तो ये आदि लोप जो है उसका कारण, उसके उदाहरण है। नेक्स्ट है देवनाम प्रिय इति वाक्यम उदाहरण भवति। ये उदाहरण है अर्थापत्ति, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार या अर्थ विपर्य का। देवनाम प्रिय है, और ये जो आया है ऑप्शन सी डी वाला है, तो ये अर्थ विपर्य का है। अर्थ विपर्य मतलब अर्थ आदेश। अर्थ विपर्य का अर्थ है एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का जाना, एक को हटाकर दूसरे का
आना। जैसे देवा नाम प्रिय है, देवों का प्रिय है। अशोक का राजा अर्थ था, अब मूर्ख अर्थ रह गया है। उसके बाद है संबंध तत्व आश्रय वर्गीकरण की। आकृति, देश, परिवार या प्रभाव मूलकम। तो संबंध तत्व आश्रय वर्गीकरण, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये आकृति मूलक है। नेक्स्ट है किम एकम अर्थ विस्तार से उदाहरण नास्ति। तो यहाँ पर एक अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। गवेषणा, परस्व है, कुशल या महापात्र है, और जो ऑप्शन डी में है तो ये महापात्र है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रथम वर्ण परिवर्तनम कस्मिन ध्वनि नियम समाहितम। ग्रिम, वार्नर, ग्रासमैन या तालव्य नियम में। तो प्रथम वर्ण परिवर्तन में किस ध्वनि नियम में समाहित है प्रथम वर्ण परिवर्तन, और ये है ऑप्शन ए में। तो कौन सा है, ग्रिम नियम में है। नेक्स्ट है भारोपीय भाषा कस्मिन भाषा खंडे समाहिता। अफ्रीका, प्रशांत महासागर या यूरेशिया या अमेरिका खंडे। तो भारोपीय भाषा कौन से खंड में है, और इसको जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो ये यूरेशिया खंड में है। अब जाए ये जो भाषा जो थी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, 18 जो खंड है उनमें इनको बांटा गया था। 18 के 18 भाषाएं जो माना गया था परिवार, 18 परिवार, और इनको क्या है 4 जो खंड हैं उसमें बांटा गया था। जैसे एक तो था ये वाला यूरेशिया खंड। यूरेशिया जो खंड है इसमें भारत यूरोप परिवार आ जाते हैं, द्रविड़ परिवार, बरूस्की, यूराल, अल्ताई परिवार हो गया, काकेसी परिवार, चीनी परिवार, जापानी, कोरियाई परिवार, अति उत्तरी परिवार, बास्क परिवार और सामीहामी परिवार। तो इसमें थे ये 10 यूरेशिया वाले में। और जो दूसरा है इसका नाम है अफ्रीका वाला, जैसे ये वाला है अफ्रीकी खंड। तो इसमें सूडानी परिवार, बंतू परिवार और ये होतोंत, बुस्मैनी परिवार ये आ जाते हैं। और जो तीसरे नंबर का है जैसे ये वाला है प्रशांत महासागरीय खंड, तो इसमें मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, तो ये थे इसमें। और एक था ये जो चौथे नंबर का है ये वाला अमेरिका खंड, इसमें फिर अमेरिका ही है बस, अमेरिकी परिवार। तो इस प्रकार के जाए 4 खंड थे इसमें, और 18 परिवार थे इनमें, 10 इसमें हो गए। और इनके देखे कौन से में कितने हैं, तो ये यूरेशिया खंड जो है इसमें तो थे 10। अफ्रीकी खंड जो है इसमें 1 2 3, तो इसमें 3 है, ये अफ्रीका वाले में 3 है इसमें। और जो ये प्रशांत महासागरीय है इसमें 2 2 4, तो इसमें 4 हैं प्रशांत महासागरीय में। और जो अमेरिका वाला है इसमें सिर्फ 1 ही है। उसके बाद है अपभ्रंश है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, नवीन द्राविड़ या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो अपभ्रंश है, और जो ऑप्शन डी में है तो ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा माना गया है। और अपभ्रंश की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो ये क्रम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी जा बहुत बार ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। पाली, प्राकृत, संस्कृत, उसके बाद ये अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। उसके बाद पाली में संस्कृत की ध्वनि नहीं है, तो ये कौन से वाली है, जो ऑप्शन सी में है, जो आई जो है ये वाली नहीं है। तो आई जो है इसको पाली में संस्कृत के आई को ए और औ जो है औ को ओ हो गया है।
ये जो पाली जो है इसमें वैदिक संस्कृत की 5 जो ध्वनियाँ थी, स्वर ध्वनियाँ, यह लुप्त हो गई है। कौन कौन सी हैं स्वर वाली? एक तो जो है ये वाली है री हो गई, एक दीर्घ री हो गई, और ये री हो गई, और आई हो गई, एक ये औ। तो ये 3 और 2 5, ये 5 स्वर वाली हो गई। और इसी प्रकार से 5 व्यंजन वाली है। इसमें स आ जाता है, एक ये वाला स है मूर्धन्य वाला, विसर्ग आ जाती हैं इसमें, और एक ये जिह्वा मूल्य आ जाता है, जिह्वा मूल्य, और एक आ जाता है ये उपपद्यमान्य, उपपद्यमान्य, ओष्ठव जैसे आपने पढ़ा होगा, तो उपपद्यमान्य, तो ये आ जाती हैं। तो इस प्रकार से 5 ये व्यंजन वाली है और 5 ये स्वर वाली है, जिनका क्या है लोप हो गया है। उसके बाद है अर्थ संकोच का उदाहरण है प्रवीण, असुर, तैर या सरसीज। अर्थ संकोच का उदाहरण कौन सा है? जो ऑप्शन डी में है, तो ये सरसीज है। उसके बाद है किस नियम में गादाबा को कातापा हो जाता है? तो ये कौन सा नियम है? और ये है जो ऑप्शन बी में है, तो ग्रीम नियम है। उसके बाद है व्यंग्य प्रयोग इनमें से किसका कारण है? ध्वनि का है, परिवर्तन है, अर्थ है, या शब्द परिवर्तन है? तो व्यंग्य प्रयोग किसका कारण है? तो ये है जो ऑप्शन बी में है, ध्वनि परिवर्तन का। और इसका जो नाम है, ये जर्मन विद्वान थे याकोब ग्रिम, इनके नाम पर पड़ा था। उसके बाद है प्रयत्न लाघव किसका कारण है? ध्वनि, अर्थ, भाषा का ह्रास, या ध्वनि परिवर्तन? तो ये जो माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो ये ध्वनि परिवर्तन का है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अधः उक्तेषु बिंदुषु मनोविज्ञान से शाखा नास्ति। मनोविज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है? सामान्य, पशु, शिक्षा, या आर्थिक मनोविज्ञान? तो यहाँ पर जो नहीं है, और जो ऑप्शन डी में आई है, आर्थिक मनोविज्ञान। उसके बाद है बलाघातेन त्रिस्थान भवति। त्रिका, त्रियम या त्रिगुणम। बलाघात में त्रिस्थान ये होता है, जो ऑप्शन सी में है 3। जब किसी शब्द या अर्थ पर विशेष बल दिया जाता है, वह अन्य शब्दों या अर्थों को गौण बनाकर समाप्त कर देती है, तो उसका परिवर्तित रूप बलाघात के कारण होता है। जैसे वैदिक भाषा में अरि शब्द है, ये वाला अरि, अरि के ईश्वर, शत्रु और निवास स्थान के अर्थ थे, किंतु इस समय शत्रु अर्थ पर बल देने से अन्य अर्थ समाप्त हो गए हैं। तो अब ये अरि जो है सिर्फ शत्रु के लिए ही प्रयोग किया जाता है, पहले जो है ईश्वर का निवास स्थान के लिए प्रयोग होता था। उसके बाद है सवितर्क समापत्ति ही उच्यते। शब्दार्थ ज्ञान, स्वरूप शून्य, श्रुत अनुमान, प्रज्ञाभ्याम, अन्य विषय, या उक्तेषु त्रिषु नापी, या तीन में से कोई सी भी नहीं। तो इनमें जो है ये जो ऑप्शन ए वाली है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण, इसको माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके सिलेबस के अनुसार नए जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।